हेलो नमस्ते जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में राज्य और उनकी राजधानियों को देखा था। आइए दोस्तों उससे आज हम आगे की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? धान का कटोरा किस भारतीय उपराज्य का नाम है? बताना है दोस्तों धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है। यानी धान का कटोरा के से किस राज्य को जानते हैं? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। ओके दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था? कह रहा है किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान यानी प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। बताना है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? असोम। इसको दोस्तों असोम को जाना जाता था। ओके इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है? बताना है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल को। केरल को हम क्या कहते हैं? मसालों का बागीचा भी कहते हैं। ओके दोस्तों किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है? तो केरल को। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। आगे है कि किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? किस उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? बताना है दोस्तों वो कौन से 7 राज्य हैं जिनको हम क्या कहते हैं? 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। बताना है आप सबको कौन सा वो राज्य है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। कौन कौन है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को। ये 7 ऐसे स्टेट हैं जिनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं या फिर 7 बहनों को ये नाम से हम जानते हैं। वास्तव में ये दोनों सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक ना। सभी भारत के पूर्वी भारत की तरफ स्थित है, ठीक ना। इसलिए हम पूर्वोत्तर राज्य इन सबको कह लेते हैं। ओके तो इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। कह रहा है चारों धाम कौन कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताना है कि चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताना है दोस्तों कि चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके आगे क्या कह रहा है। कह रहा है उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? बताना है दोस्तों कि उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। तो आप सबको पता है दोस्तों कौन सा वो राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। उगते सूरज की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश को। ओके इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। कह रहा है किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आगे क्या है? कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है दोस्तों। तो कौन सा है वो? नागालैंड को। किसे जाना जाता है दोस्तों? तो नागालैंड को। नागालैंड राज्य को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और आगे अभी हमने पढ़ा था कि उगते सूरज की भूमि के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। ओके इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है किस भारतीय राज्य को? आगे क्या कह रहा है दोस्तों देखिए। कह रहा है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? बताना है दोस्तों किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के नाम पर जाना जाता है या के तौर पर जाना जाता है? बताइए दोस्तों। तो कौन सा वो राज्य है? पंजाब, ठीक ना। कौन है सा वो राज्य है दोस्तों? पंजाब। आब का मतलब होता है नदी दोस्तों। ओके अब पंच का मतलब तो जानते हैं 5, तो 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? पंजाब को। ओके ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे।
आगे कह रहा है दोस्तों, देखिए आगे क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। बताना दोस्तों, किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, वो कौन हो जाएगा, कर्नाटक को। किसे जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक को। ओके, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो कर्नाटक को जाना जाता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से या सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये बताना है दोस्तों। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, बंगलुरु में। कहाँ स्थित है दोस्तों, बंगलुरु में। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। सिलिकॉन स्टेट की बात करेगा ना तो हम क्या बताएंगे, कर्नाटक को, ठीक ना। सिलिकॉन स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो कर्नाटक है। लेकिन सिलिकॉन वैली पूछ दे कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो हम कहाँ बताएंगे दोस्तों, तो बेंगलुरु में बताएंगे। ओके दोस्तों, कहाँ बताएंगे, बंगलुरु में बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। कहता है कि किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। कह रहा है किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। किस बताना है, किस भारतीय राज्य को दोस्तों, किस भारतीय राज्य को पहले किसके नाम से जाना जाता था, स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था या फिर स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। बताना है दोस्तों, तो कौन सा वो स्टेट हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों, तो कर्नाटक को। कर्नाटक को पहले हम किस नाम से जानते थे, मैसूर के नाम से जानते थे। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप सब लोग। हाँ, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। पूछ देगा आपसे कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। बताना है दोस्तों कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है दोस्तों, एर्नाकुलम। कौन है दोस्तों, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। ओके, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम। ओके, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है दोस्तों, भारत का कोहिनूर। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है दोस्तों, बताना है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे है दोस्तों, पॉट अंचल। पॉट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। बताना है दोस्तों आप सबको कि पॉट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। पॉट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है ये पॉट अंचल, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, झारखंड में स्थित है ना। पॉट अंचल कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है दोस्तों कि आगे क्या कह रहा है, देखिए असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। बताना है दोस्तों कि असम यानी कि असम किस भारतीय राज्य से, कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों। बताना है आप सबको कि असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। बताइए दोस्तों, तो ये है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं। बताना है दोस्तों कि उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं। बताना है कि उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं। तो कौन कौन है दोस्तों, किसे किसे जोड़ते हैं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर को किससे जोड़ते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, है ना। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। ओके, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। कौन कौन गलियारे, उत्तर दक्षिण गलियारे, है ना, उत्तर दक्षिण गलियारे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे अभी हमने देखा है दोस्तों। उत्तर दक्षिण गलियारे किसे जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, है ना। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं कौन, उत्तर दक्षिण गलियारे। अब हमसे पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं दोस्तों, पोरबंदर को सिलचर से। पोरबंदर को किससे जोड़ते हैं दोस्तों, सिलचर से। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और सिलचर कहाँ पड़ता है दोस्तों, असम में, है ना। पूर्व पश्चिम गलियारे किसको किसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो
पोरबंदर को सिलचर से जोड़ते हैं। और उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। आगे है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। बताना है दोस्तों कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 8 है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 8 है। कितनी है, 8 है। ओके, आगे हमसे पूछ रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा है दोस्तों, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो लद्दाख। ध्यान रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो लद्दाख है ना। अच्छा, केंद्र शासित के बजाय केवल ऐसे पूछ दे हमसे कि बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, राजस्थान बताएंगे। ये सब हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर किया है, ठीक ना दोस्तों। यदि आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार हमारी वीडियो वाली लिस्ट में जाइए और उन सबको अच्छे तरीके से देखिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, बताना है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो लद्दाख है। दोनों ल से ही है ना। ये चीज़ें हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पिछले हमने देखा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो वो कौन सा दोस्तों, बताइए कौन सा था, वो लद्दाख था, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था कौन, लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था दोस्तों, तो लक्षद्वीप। अब हम पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो दिल्ली है। कौन सा है दोस्तों, दिल्ली है। दिल्ली सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आगे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है। बताना है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है, यानी जिसका विभाजन 3 राज्यों में देखने को मिलता है। बताना है दोस्तों कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, वो पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो 3 राज्यों में विभाजित है। कौन कौन दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यनम, एक इसका भाग है क्या, यनम, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, दूसरा है कराईकल। कराईकल कहाँ पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है। और एक और इसका भाग है दोस्तों माहे। एक और भाग है इसका क्या दोस्तों, माहे। माहे कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो ये 3 इसके भाग हैं दोस्तों। कौन कौन, यनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और एक माहे है जो केरल में पड़ता है। इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। हमसे पूछ देगा कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे हम, पुडुचेरी। कहाँ पाया जाता है, तो यनम है जो आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, और माहे कहाँ है, केरल में। ये यनम, कराईकल और माहे, ये तीनों पुडुचेरी के भाग हैं। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक ना। क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र बैरन द्वीप जो कैसा द्वीप है दोस्तों, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कहाँ स्थित है दोस्तों, बताना है आप सबको। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप जो कहाँ है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ स्थित है दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कौन सा दोस्तों, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपसे पूछ जाएगा कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो हम क्या बताएंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये कैसा द्वीप है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है।
इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ओके दोस्तों। और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है आपको सेशन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। बताना है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। बताना है दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। बताना है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों, तो भारत एवं चीन को। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है दोस्तों, तो भारत एवं चीन के मध्य। ओके, इतना चीज़ें ध्यान रखेंगे। इस जगह कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों, तो भारत एवं चीन को। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है, देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। आगे कह रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों, किसको अलग करती है दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान को, है ना दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य पाई जाती है, तो हमारे भारत और इसके बीच में, इस पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। ओके दोस्तों, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य पाई जाती है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है। बताना है दोस्तों कि डूरंड रेखा, कह रहा है डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों। बताना है डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत तथा अफगानिस्तान को। किसको अलग करती है दोस्तों, भारत तथा अफगानिस्तान को। या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है। ओके दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों, भारत तथा अफगानिस्तान को। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। डूरंड रेखा किसको अलग करती है दोस्तों, तो भारत तथा अफगानिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ भारत के प्रमुख चैनल तथा जल संधियों तथा उनके विभाजित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आइए इसे ध्यान से देखते हैं, अब पढ़ते हैं, समझते हैं। भारत के प्रमुख चैनल, जल संधियाँ तथा विभाजित क्षेत्र। इधर देखिए दोस्तों, लिखा है चैनल या जल संधि लिखा गया है और इधर विभाजित क्षेत्र लिखा गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, या किसको को अलग करता है दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। आप सबको पता है सुमात्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में पड़ता है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखें। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। अच्छा, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, तो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में। किसके बीच में है दोस्तों, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, मालदीव और मिनिकॉय को। ओके, इतनी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। सॉरी, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है दोस्तों, तो मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। किसको अलग करती है दोस्तों, मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। ओके, 10 डिग्री चैनल, आपको पता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है दोस्तों, तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को। किसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा को। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है दोस्तों, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है दोस्तों, तो मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है दोस्तों, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। ओके दोस्तों, इतनी चीज़ें हम सब ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, भारत से संबंधित कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी देखते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इसे भी। कह रहे भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने मील तक है दोस्तों। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने मील तक है दोस्तों, या कितनी दूरी है इसकी, तो हम क्या बताएंगे, 12 समुद्री मील तक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है दोस्तों, तो 12 समुद्री मील तक है। कितना है दोस्तों, 12 समुद्री मील तक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है दोस्तों, 12 समुद्री मील तक है। ओके, भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों, भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों, 24 समुद्री मील तक है।
भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों? तो 24 समुद्री मील तक है। कितना है? 24 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक जल सीमा पूछ दे दोस्तों तो कितना बताएंगे? 12 समुद्री मील। और भारत का संलग्न क्षेत्र पूछ दे, संलग्न क्षेत्रमंडल, तो 24 समुद्री मील तक है। ओके दोस्तों, भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल, भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों? तो 200 समुद्री मील। इसको नॉटिकल मील भी कहते हैं दोस्तों, 200 नॉटिकल मील भी कह लेते हैं, ठीक है, या 200 समुद्री मील कहते हैं। जैसे भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितनी है दोस्तों? भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितनी है दोस्तों? तो 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं, या 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों? तो 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल कह सकते हैं। भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल कितना है दोस्तों? 200 समुद्री मील तक है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे हम सब। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? भारत के पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतराल होता है दोस्तों? बताना है आप सबको। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना है होता है दोस्तों? 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। भारत के पूर्वी, यानी मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में हो आप, कोई अरुणाचल प्रदेश में हो और कोई उसका दोस्त जो किस में हो, तो गुजरात में हो, ठीक है, तो उनके समय के बीच में कितना अंतर देखा जाएगा दोस्तों? तो 2 घंटे का। यही कहने का मतलब है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल होता है दोस्तों? तो 2 घंटे का होता है। कितना होता है? 2 घंटे का होता है। आगे कह रहे भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? बताना है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? तो चेन्नई से। कहाँ से होता है? चेन्नई से, है ना। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है दोस्तों? तो चेन्नई से होता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे कह रहे भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? पूछ रहा है हमसे कि भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ होती है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। आगे कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिज़ाइन किया था? बताना है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने किस या कौन सा शहर को डिज़ाइन किया था? तो किसको डिज़ाइन किया था दोस्तों? चंडीगढ़ को। किसको डिज़ाइन किया था? चंडीगढ़ को, ठीक है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिज़ाइन किया था? किसको डिज़ाइन किया था दोस्तों? तो चंडीगढ़ को। यानी इसका वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। कौन है दोस्तों? ली कार्बूजियर। किसको डिज़ाइन किया था? चंडीगढ़ को। ओके, आगे कह रहा है ऊडक मंडलम। ऊडक मंडलम यानी कि ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? बताना है दोस्तों कि ऊडक मंडलम यानी ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है, मतलब वहाँ के घर किस तरह के हैं? तो सीढ़ीदार रूप में वहाँ के सब बसाव पैटर्न किस तरह का है दोस्तों? सीढ़ीदार रूप में है। कैसे दोस्तों? सीढ़ीदार रूप में है, ठीक है। ऊडक मंडलम में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है दोस्तों? तो सीढ़ीदार रूप में है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि कोरी क्रीक, कह रहा है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है दोस्तों? बताना है आप सबको। तो कहाँ स्थित है दोस्तों कोरी क्रीक? कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है दोस्तों? कच्छ के रण में, है ना। कहाँ स्थित है दोस्तों कोरी क्रीक? कच्छ के रण में। आगे कह रहे हैं कि भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासिक स्थान है? बताना है दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जो विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासिक स्थान है? कौन सा है दोस्तों? तो द्रास। कौन सा दोस्तों? द्रास। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू एवं कश्मीर में। कौन सा स्थान है? द्रास। सबसे ठंडा, दूसरा सबसे ठंडा आवासिक स्थान है, जहाँ पे घर वर सब बनाए गए हैं, ठीक है, और सबसे ठंडा आवासिक स्थान। ओके दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों देखते हैं। आगे कह रहा है कि सरक्रीक विवाद किस 2 देशों के मध्य है? सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है दोस्तों? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। यदि चीज़ें पसंद आई हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।